प्रिय छात्राओं, लास्ट क्लास में हम सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों का मूल्यांकन कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले चर्चा की थी रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी के लिए। अगला जो हमारा अनुलाभ आता है जो सभी के लिए कर योग्य है वो है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। यदि नियोक्ता कर्मचारी के दायित्वों का स्वेच्छा से भुगतान करता है और मान लो ऐसा हो कि नियोक्ता यदि वो भुगतान नहीं करता और कर्मचारी को करना पड़ता, तो ऐसे जो भुगतान हैं वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ माने जाते हैं। इसमें हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? कर्मचारी के सभी व्यक्तिगत व्यय जो या व्यक्तिगत बिल जो उसके स्वयं के नाम से आते हैं, यदि उनका भुगतान नियोक्ता करता है, जैसे कर्मचारी के क्लब एवं होटल के बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान यदि बिल कर्मचारी के नाम से आता हो, कर्मचारी के किसी ऋण का नियोक्ता द्वारा भुगतान, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्ययों का भुगतान, कर्मचारी के नाम से गैस, बिजली, पानी के जो बिल आते हैं उनका नियोक्ता द्वारा भुगतान, कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत रूप से रखे गए नौकर के वेतन का नियोक्ता द्वारा भुगतान। मतलब नौकर की जो फैसिलिटी है वो नियोक्ता ने नहीं प्रोवाइड की है, कर्मचारी ने स्वयं ने नौकर को नियुक्त किया है, लेकिन उसके वेतन का भुगतान नियोक्ता करता है। इसी तरह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के कर दायित्व का स्वेच्छा से किया गया भुगतान। इसी तरह यदि कर्मचारी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में या निजी चिकित्सालय में चिकित्सा करवाई, उसके बिलों का नियोक्ता द्वारा भुगतान यदि ये किया गया है, यदि इस तरीके के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, तो कोई भी श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे विशिष्ट हो चाहे गैर विशिष्ट हो, वो सभी के लिए कर योग्य अनुलाभ माना जाएगा। अगला जो हमारा इस क्रम में अनुलाभ आता है जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए दी गई राशि। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी ने जो जीवन बीमा पॉलिसी ली है या कोई एन्युटी का अनुबंध कर रखा है और यदि उस राशि का भुगतान नियोक्ता करता है, तो भुगतान की गई वास्तविक राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ होगी। ठीक है। लेकिन यदि यह राशि कुछ ऐसे फंड्स के लिए दी गई है, जैसे प्रमाणित प्रोविडेंट फंड या अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड या डिपॉजिट से जुड़ा हुआ कोई बीमा फंड, तो फिर ये कर योग्य अनुलाभ नहीं होगा। तो पर्सनल यदि उसकी जीवन बीमा या उसका लाइफ इंश्योरेंस है या इसी तरीके से कोई इस तरीके की एन्युटी यदि उसकी फिक्स हुई है जो कि उसकी पर्सनल है, तो उसका भुगतान यदि नियोक्ता करता है उसके प्रीमियम का, तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ होगा। अगला हमारा आता है ब्याज मुक्त या रियायती ब्याज पर ऋण। देखिए क्या होता है कि जब कर्मचारी को कई बार अपने कुछ इस तरीके के खर्चे आते हैं या कुछ इस तरीके की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां आती है कि उसे लोन लेना पड़ता है, तो यदि मान लीजिए कर्मचारी अपने नियोक्ता को लोन के लिए आवेदन करता है और नियोक्ता द्वारा यदि उसे उस लोन को प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन ब्याज जो है वो यदि रियायती दर पर प्रोवाइड करवाया गया है, तो जो ऐसे अनुलाभ हैं वो भी सभी कर्मचारियों के लिए क्या होते हैं? कर योग्य होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कर्मचारी अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए, बेटी की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, इस तरीके से यदि वो ऋण लेता है, तो ऐसे जो ऋण होते हैं, इस तरीके के जो ऋण होते हैं, यदि उन पर ब्याज की दर रियायत आधार पर दी जाती है, तो ऐसी जो बिना ब्याज के अथवा रियायती दर पर जो ऋण की सुविधा दी जाती है वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे ये कंपेयर करेंगे कि उसे रियायती दर पर दिया गया है या उसे कर ब्याज मुक्त दिया गया। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SBI द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर से हम उसे क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन है, अब हाउसिंग लोन जो है वो महिलाओं के लिए 8.70% से 9.107% है और महिलाओं के अलावा अन्य के लिए 8.75% से 9.15% है। ऐसे में यदि मान लीजिए नियोक्ता ने कर्मचारी को इस तरह का लोन 5% पे, 4% पे या बिना ब्याज के यदि उसे प्रोवाइड कर दिया हाउसिंग लोन, तो ये जो ब्याज की सुविधा है ये हम उस लोन पर कैलकुलेट करके उसका कर योग्य अनुलाभ ज्ञात करेंगे।
लेकिन निम्न दशाएं ऐसी हैं जिसमें सुविधा का कोई मूल्य नहीं होता। हम उसमें हम फिर ब्याज के मूल्य को सुविधा का मूल्य नहीं मानते। जैसे यदि कर्मचारी ने ऋण आयकर अधिनियम 1962 के नियम 3A में वर्णित बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, क्षय रोग या एड्स के इलाज के लिए लिया है तो फिर ब्याज, चाहे उसको ब्याज मुक्त ऋण मिला हो या रियायती दर पर मिला हो, हम उस सुविधा का मूल्यांकन नहीं करेंगे। परंतु यदि कर्मचारी को चिकित्सा बीमा योजना के तहत इस संदर्भ में कोई राशि प्राप्त हो जाती है तो ऋण के उस भाग पर ब्याज के करमुक्त होने संबंधी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी तरीके से यदि मूल ऋणों की कुल राशि 20,000 से अधिक नहीं है, मान लीजिए कर्मचारी ने जो लोन लिया है वो टोटल लोन मिलाकर के 20,000 से ज़्यादा का नहीं है, तो भी हम उस पर इस अनुलाभ की गणना नहीं करते हैं। इसी तरीके से तो ये हमने दो राशियाँ हमने देखी है जिसमें अगर नियोक्ता कर्मचारी को लोन प्रोवाइड भी करता है तो हम उस पर ब्याज को सुविधा के मूल्य में शामिल नहीं करेंगे, कर योग्य लाभ में शामिल नहीं करेंगे। ब्याज की जो गणना है वो अधिकतम मासिक जो पेंडिंग राशि होती है, अद्यत शेष होती है, उस पर की जाती है। यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य से ब्याज की कोई राशि वसूल ली गई है तो जो सुविधा का मूल्य हम ज्ञात करेंगे ब्याज का, उसमें से वसूली गई राशि को हम कम कर देंगे और शेष बची हुई राशि ही सुविधा का मूल्य कहलाएगी। यहाँ पर जो हम मासिक अधिकतम शेष की बात कर रहे हैं उससे क्या तात्पर्य है? प्रत्येक माह के अंत में ऋण की शेष बची हुई राशि। तो इस तरीके से यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को बिना ब्याज के अथवा रियायती दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करता है तो हम सामान्य परिस्थितियों में उसको कर योग्य अनुलाभ में शामिल करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं चल संपत्तियों का उपयोग। देखिए, मान लीजिए कर्मचारी जो है वो कुछ इस तरह की मूविंग असेट है जो कि नियोक्ता की है और यदि वो उसका प्रयोग करता है, मतलब यदि नियोक्ता कर्मचारी अथवा उसके परिवार को कोई चल संपत्ति उपयोग के लिए देता है तो इस सुविधा का मूल्य हम कर योग्य करेंगे। कैसे? इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि चल संपत्ति का मालिक नियोक्ता ही है तो संपत्ति की वास्तविक लागत का 10% सुविधा का मूल्य माना जाएगा एनुअली। और यदि नियोक्ता ने ये संपत्ति किराए पर लेके कर्मचारी को उपलब्ध करवाई है तो इस संपत्ति के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय या चुकाया गया जो किराया है वो सुविधा का मूल्य कहलाता है। यहाँ भी हम एक चीज़ देखेंगे कि यदि इस संदर्भ में नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल कर ली है तो जो वसूल की गई राशि है उसे हम ज्ञात की गई सुविधा की राशि में से कम करके शेष बची हुई राशि को ही कर योग्य आय के विवरण में शामिल करेंगे। अगला हमारा बिंदु आता है चल संपत्तियों का हस्तांतरण। मान लो यदि नियोक्ता अपनी कोई चल संपत्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफ़र कर देता है, हस्तांतरित कर देता है, तो इस सुविधा का मूल्य संपत्ति की वास्तविक लागत में से ह्रास डेप्रिसिएशन की राशि घटाने के बाद शेष बची हुई राशि के बराबर होता है। समझ रहे मेरी बात को? कि यदि कोई मूवेबल असेट नियोक्ता कर्मचारी को या उसके परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफ़र कर देता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हम सुविधा का मूल्य क्या लेंगे, उस संपत्ति की जो वास्तविक लागत है उसमें से डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कम करने के बाद जो राशि जो बचेगी शेष राशि वो सुविधा का मूल्य होगी। ह्रास की गणना हम क्या करेंगे, पूरे साल के लिए करेंगे जिसमें नियोक्ता ने उस संपत्ति का उपयोग किया है। अब यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन की रेट्स भी अगर देखें तो कंप्यूटर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए तो ह्रास की जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो 50% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर, घटते हुए शेष पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर 50% के आधार पर होगा। मोटर कार की दशा में ये 20% की रेट पे वही रिटर्न डाउन वैल्यू पर होगा और बाकी कोई एसेट है तो उस पर फिक्स मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से वो 10% की दर से होगा। तो वापस मैं आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता देती हूँ। ऐसे मूवेबल असेट्स के लिए कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दशा में रिटर्न डाउन मेथड पर हम निकालेंगे, रेट रहेगी 50%। मोटर कार की दिशा में रेट रहेगी 20%, वही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर, घटते हुए शेष पर। और अदर एसेट्स की दिशा में 10% स्ट्रेट लाइन मेथड या स्थायी ह्रास पद्धति पर या सीधी रेखा पद्धति पर हम ह्रास की गणना करते हैं। अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो बात कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे, इसमें हम डेटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर,
डिजिटल डायरीज, प्रिंटर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। अच्छा ये इनको हम शामिल नहीं करेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में खाली डेटा स्टोरेज और ये जो हैंडलिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज और प्रिंटर्स को ही शामिल करेंगे। जो हमारे डोमेस्टिक जितने भी फिक्चर्स होते हैं, जैसे घरेलू उपयोग के जो उपकरण होते हैं, जैसे फ्रिज हुआ, अवन हुआ, हॉट प्लेट हुई, मिक्सर हुआ, माइक्रोवेव हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, डिश वॉशर हुई, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड जो आइटम है उसे ही हम मूवेबल असेट्स में शामिल करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा आता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, या जिसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी अंश। देखिए जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर स्वेट शेयर्स की या कर्मचारी स्टॉक विकल्प की, तो यहाँ हम कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्वेट शेयर्स क्या होते हैं, स्वेट समतांश क्या होते हैं। देखिए स्वेट जो समतांश से आशय क्या होता है कि एक कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को डिस्काउंट पर अर्थात बट्टे पर अथवा नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए समतांशों से है। मतलब कैश के अलावा अगर इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने कर्मचारियों को या डायरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है तो उन्हें हम स्वेट शेयर्स कहते हैं। और यहाँ अन्य प्रतिफल में क्या क्या शामिल किया जाता है, नो हाउ प्रदान करने के लिए यानी कि जानकारी प्रदान करने के लिए, अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार अथवा मूल्य संवर्धन के रूप में अधिकार उपलब्ध कराना आता है, चाहे भले ही इन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। और निर्दिष्ट जो प्रतिभूति है, निर्दिष्ट प्रतिभूति जो होती है जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। उससे क्या तात्पर्य है कि निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ ऐसी प्रतिभूतियाँ होती है जो प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 की धारा 2 के में परिभाषित प्रतिभूति में आती है। इसमें क्या क्या आता है, कंपनी के अंश एवं ऋण पत्र, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इनको समझने के बाद हम आते हैं कि यदि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अलॉट किया हुआ आवंटित किया करता है अथवा इस तरीके की स्पेसिफाइड जो सिक्योरिटीज़ हैं या स्वेट सिक्योरिटी शेयर्स यदि ट्रांसफ़र करता है, उस मतलब उसको देता है, तो हम उस सुविधा को इसमें सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य मानते हुए शामिल करते हैं। ठीक है ना। तो नियोक्ता यदि कर्मचारी को इस तरह की प्रतिभूतियाँ निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटित करता है तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। और इसमें भी हम वो चीज़ रखेंगे कि यदि इस बाबत नियोक्ता अपने कर्मचारी से कोई राशि वसूल कर लेता है तो जो राशि वो वसूल करता है उसे कुल सुविधा के मूल्य में से कम करके शेष राशि ही सुविधा का मूल्य मानी जाती है। तो यहाँ जब नियोक्ता अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है तो उसे भी हम सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ में शामिल करते हैं। अब आता है अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास व अन्य व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। देखिए क्या होता है, नियोक्ता अपने कर्मचारी को छुट्टी मनाने की सुविधा भी प्रदान करता है, हॉलीडेज़ में उसे घूमने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो यदि मान लीजिए कि नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को इस तरह की सुविधा प्रदान की है और उसके लिए वो कर्मचारी के यात्रा के, घूमने फिरने के, ठहरने के आदि व्यय वो स्वयं चुकाता है या उनका पुनर्भरण करता है, रियम्बर्समेंट करता है, तो ऐसी सुविधा का जो मूल्य है वो नियोक्ता द्वारा इस संबंध में किए गए व्यय के बराबर होगा और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। अब यहाँ भी यह है कि यदि ये सुविधा नियोक्ता की स्वयं की है और सभी कर्मचारियों को समान रूप से प्राप्त नहीं होती है तो इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जिस पर अन्य संस्थाएं ये सुविधा जनता को उपलब्ध करवाती है। इसी तरीके मान लो यदि कर्मचारी कार्यालय के काम से बाहर जाता है और उसके परिवार का कोई सदस्य भी उसके साथ जाता है तो इस सदस्य के लिए नियोक्ता द्वारा जो राशि व्यय की जाएगी तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि अनुलाभ का मूल्य मानी जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कि कोई कर्मचारी कार्यालय के काम से बाहर गया है तथा कार्यालय के काम के बाद वो छुट्टियां मनाने लगता है, उसे अपने दौरे की अवधि वो बढ़ा देता है कि जैसे मान लो एक कर्मचारी अपने ऑफिस टूर पर 4 दिन के लिए गया, 4 दिन तक ऑफिस का काम करने के बाद अगले 2 दिन वो मान लो अपने टूर को 4 से 6 दिन का कर देता है और अगले 2 दिन वो छुट्टियां मनाता है,
तो इस संबंध में इन बढ़ी हुई अवधि में वो जो भी खर्चा करेगा, यदि उसका भुगतान नियोक्ता करता है तो वो 2 दिन में नियोक्ता द्वारा उसके घूमने फिरने खाने पर किए गए व्यय जो है वो उसकी कर योग्य अनुलाभ माने जाएंगे, कर योग्य सुविधा मानी जाएगी और उसकी कर योग्य आय में शामिल की जाएगी। इस संबंध में यदि नियोक्ता द्वारा कोई राशि कर्मचारी से वसूल कर ली जाती है तो हम उसे सुविधा के मूल्य में से कम करके क्या करते हैं, शेष राशि को कर योग्य कर देते हैं। अगली जो सुविधा आती है वो आती है निःशुल्क भोजन नाश्ते आदि की सुविधा। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को निःशुल्क भोजन की सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा ही चुकाया जाता है, नियोक्ता द्वारा ही व्यय किया जाता है, तो वह सभी दशाओं में, सभी कर्मचारियों की दशाओं में क्या होगा, कर योग्य होगा। लेकिन कुछ इसमें एग्जेम्पशंस हैं जिसमें ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर यह सुविधा कर मुक्त होगी। जैसे कार्यालय समय में प्रदान की गई चाय नाश्ते की सुविधा, कार्य के घंटों में दूर या रिमोट एरियाज़ में या सी शोर पर, समुद्री तट से दूर कार्यस्थल पर यदि मुफ्त भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है तो वो टैक्स फ्री होगी। कार्यालय समय में दी गई मुफ्त भोजन की सुविधा जो या तो कार्यस्थल अथवा कार्यालय में दी गई हो, अथवा पूर्व भुगतान किए गए वाउचर के माध्यम से, जिनके बदले में स्वयं कर्मचारी भोजनालय से या जो मैस है वहाँ की जहाँ वो कार्य करता है से भोजन प्राप्त करता है, दोनों ही दशाओं में एक समय के भोजन का मूल्य 50 रुपये तक कर मुक्त होगा तथा शेष राशि कर योग्य होगी। ठीक है। अगला हमारा आता है उपहार का मूल्यांकन। उपहार, टोकन, वाउचर, यदि इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो इसमें देखिए, यदि नियोक्ता कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी उत्सव पर या अन्य कोई अवसर पर कोई उपहार देता है, वाउचर देता है, टोकन देता है, तो ऐसा जो उपहार होगा वो सभी कर्मचारियों के लिए क्या होगा, कर योग्य होगा। लेकिन यदि इस उपहार की राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो वो कर मुक्त होगी। यानी कि ऐसा उपहार जो है वो 5,000 रुपये तक कर मुक्त होगा तथा शेष राशि कर योग्य होगी। लेकिन यदि उपहार नकद में या ऐसे प्रपत्र के रूप में दिया जाता है जिसके बदले रोकड़ प्राप्त कर सकता है वो कर्मचारी, है ना, जिसको वापस कैश में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे गिफ्ट चेक, तो फिर ये उपहार कर मुक्त नहीं होगा, कर योग्य होगा। फिर ये 5,000 रुपये की कर मुक्ति भी समाप्त हो जाएगी। अगला आता है क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित व्यय या क्रेडिट कार्ड सुविधा का मूल्यांकन। एक्सपेंसेस चार्ज टू ए क्रेडिट कार्ड। यदि कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य कोई राशि व्यय करता है जिसमें सदस्यता शुल्क एवं वार्षिक शुल्क भी शामिल हैं और ऐसा व्यय नियोक्ता द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड से यदि प्रभारित कर दिया जाता है, चुका दिया जाता है, अथवा उसका नियोक्ता द्वारा भुगतान अथवा पुनर्भरण कर दिया जाता है, रियम्बर्समेंट कर दिया जाता है, तो ऐसी राशि जो है वो सभी कर्मचारियों के लिए क्या होगी, पूर्णतया कर योग्य होगी। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसा व्यय सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए किया गया है, कार्यालय के लिए किया गया है या कार्यालय के काम के लिए किया गया है, तो सुविधा का मूल्य 0 माना जाएगा। लास्ट हमारा आता है क्लब की सदस्यता व व्ययों का भुगतान। मान लीजिए कर्मचारी ने किसी तरह का कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है, उसके परिवार के सदस्यों ने कोई क्लब ज्वाइन कर रखा है और उस क्लब में किए गए व्ययों का भुगतान जो है वो नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो ऐसी राशि जो है, क्लब की सदस्यता शुल्क भी जो है यदि वो नियोक्ता द्वारा दी जाती है, तो ऐसी जो अनुलाभ है वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होंगे। यहाँ फिर मैं आपको एक बात कहूँगी, यदि नियोक्ता ने इस संदर्भ में कोई राशि कर्मचारी से वसूल ली है तो हम उसे ज्ञात की गई सुविधा के मूल्य में से कम करेंगे और शेष बची हुई राशि ही सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। मान लो नियोक्ता ने ही क्लब की सामूहिक सदस्यता ले रखी है तथा उसका कर्मचारी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उसका लाभ उठाया जाता है, तो जो अनुलाभ का मूल्य निर्धारित करते समय सामूहिक सदस्यता प्राप्त करने हेतु दिया गया प्रारंभिक शुल्क इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उन अनुलाभों को डिस्कस किया है जो सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे उन अनुलाभों पर जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होंगे। धन्यवाद।